सुप्रभात बच्चों। कृतिका पूरक पाठ्य पुस्तिका के अंतर्गत पाठ नंबर 3 रीढ़ की हड्डी, इसका अध्ययन करेंगे। और यह एकांकी है। एकांकी होता है बेटा ऐसा रूपक जो एक अंक में समाप्त हो जाए, यानी कि इसको छोटा नाटक भी कह सकते हैं हम। और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा नामक स्थान पर हुआ था और इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संपन्न हुई। इनकी बचपन में ही इनको नाटक में रुचि थी और इन्होंने स्कूली शिक्षा के दौरान सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लिया और नाटक अभिमंचन भी किया। यही रुचि आगे चलकर सृजन में परिवर्तित हो गई। इनके नाटकों में विविधता है। इनके जो नाटक हैं वो एकांकी नाटक ऐतिहासिक होने के साथ साथ सामाजिक समस्या पर भी आधारित हैं। जो ये एकांकी है रीढ़ की हड्डी, यह भी सामाजिक समस्या पर आधारित है। इसमें उन्होंने सामाजिक रूढ़िवादी समस्या को सामने लाई हैं। ये इसके माध्यम से इनका लेखक का मकसद यहाँ पर क्या है? लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से संकीर्ण मनोवृत्ति रखने वाले पर, यानी कि जो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, लड़की शिक्षा के पक्षधर नहीं है, दोहरी मानसिकता रखते हैं लड़का लड़की के बारे में, तो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों पर करारा व्यंग्य किया है, चोट की है। तो लेखक का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है कि लड़का लड़की में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों को ही शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, समान शिक्षा के अधिकारी हैं दोनों। लड़का और ये जो लेखक हैं, लड़का और लड़की दोनों को ही समाज में एक समान बराबर का सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाने के ये पक्षधर हैं। अब इस पर हम शीर्षक की सार्थकता के बारे में पहले हम पात्र परिचय जान लेते हैं, इसके पश्चात हम इस पर आएंगे। इस एकांकी में कुल 7 पात्र हैं। रामस्वरूप पति हैं, प्रेमा पत्नी और उमा पुत्री। तो यहाँ पर क्या है, इस एकांकी में क्या है कि रामस्वरूप की बेटी है उमा और गोपाल प्रसाद शंकर, उनका बेटा शंकर गोपाल प्रसाद का। तो ये लड़के वाले हैं और ये लड़की वाले हैं। तो इनके घर पर लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं और इसीलिए जो इनका परिवार है वो उनकी आवभगत को लेकर लगा हुआ है कि कैसे उनका स्वागत किया जाएगा। घर की व्यवस्था की ओर ध्यान दे रहे हैं वो और व्यस्त हैं तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रामस्वरूप पर। रामस्वरूप घर का मुखिया है, उमा के पिताजी हैं और वो लड़की नारी शिक्षा के पक्षधर हैं। तभी वो अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं और वो चाहते हैं कि उसकी बेटी का भविष्य उज्जवल बने, आगे जाकर वो कुछ करे, कामयाब हो जाए अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, दोहरी मानसिकता है यहाँ पर इनकी कि वो अपनी बेटी को शिक्षा दिलवाते हैं लेकिन उसको छिपाते हैं। क्यों छिपाते हैं? क्योंकि जो लड़के वाले हैं उनको कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए और वो गोपाल प्रसाद के घर अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। तभी वो अपनी बेटे की शिक्षा को यहाँ पर छिपाते हैं। इसके पश्चात है प्रेमा। ये उमा की माँ है। ये भी, इसका भी एक कथन सामने आया है कि जब वो कहती है कि उमा, तो रामस्वरूप कहता है कि उमा को अच्छी प्रकार से तैयार करके नीचे ले आना लड़के वालों के सामने, पान देकर उसको। तो वो कहती है कि उमा तो मुंह फुलाई बैठी है और इसका कारण वो प्रेमा जो उसकी माँ जो है, इसका कारण उसकी शिक्षा को, उच्च शिक्षा को ही मानती है कि इस पढ़ाई लिखाई की वजह से ही जो ये उमा इस प्रकार का व्यवहार कर रही है, अनुचित व्यवहार कर रही है, वो पढ़ाई लिखाई की वजह से ही है कि वो कहना नहीं मान रही है और नाराज है। अब आ जाते हैं हम उमा पर। उमा इस एकांकी की मुख्य पात्र है। वो पढ़ी लिखी लड़की है,
और सजग है, आज्ञाकारिणी है बेटा, वो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली लड़की है। तभी तो जब गोपाल प्रसाद उसको देखने के लिए आते हैं, लड़की को देखने के लिए आते हैं, जब वो रस्म ये पूरी करने के लिए आते हैं उनके घर पर, तो अपने पिताजी के कहने पर वो पान लेकर उनके सामने उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ आकर बैठ जाती है और गोपाल प्रसाद और वो जो शंकर है उनका बेटा, वो उनको ऐसे घूरने लगते हैं, निहारते हैं उसको, उसका निरीक्षण करने लगते हैं। और इसके पश्चात वहाँ पर वाद्य यंत्र भी रखवाए गए हैं। तो गोपाल प्रसाद कुछ गाने के लिए मतलब आग्रह करते हैं, कहते हैं, और रामस्वरूप के आग्रह करने पर, अपने पिताजी के कहने पर उमा गाना शुरू करती हैं और वो मीराबाई का एक भजन गाती हैं। भजन, अब उसकी आवाज़ तो सुरीली है, तो दूसरा क्या उसके अंदर गुण आया है कि उसकी आवाज़ सुरीली है, मिठास से भरी हुई है। तो वो गायन गाते गाते इतनी तल्लीन हो जाती है, खो जाती है, आंखें मूंद लेती है, और एकदम से जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी नज़र शंकर पर पड़ती है, तो उसका गायन एकदम से रुक जाता है। इसके पश्चात अब आते हैं वो उमा के बारे में ही, कि वो सजग है, सजग नारी है। अब वो, उसका हृदय चित्कार कर उठता है, उसका स्वाभिमान जाग जाता है और वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। स्वावलंबी लड़की है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, सजग है, सशक्त नारी का प्रतिनिधित्व करने वाली लड़की है। तो बेटा ऐसी होनहार बालिका, बिटिया माता पिता के लिए उनका सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। तो माता पिता को ऐसी संतान पाकर गदगद हो जाना चाहिए, गर्व से भर जाना चाहिए। तो आगे है गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पेशे से वकील हैं, अच्छा उनका समाज में उठना बैठना है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, यानी कि पढ़े लिखे होने के बावजूद नारी शिक्षा के पक्षधर नहीं हैं। नारी शिक्षा के बारे में उनका क्या कहना है कि नारियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, पढ़ाने का अधिकार नहीं होता, लड़के और लड़कियों को बराबर का अधिकार नहीं है, लड़कों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? उनका क्या मानना है कि लड़कियों को तो गृहस्थी ही संभालनी है। और वो अपने तर्क की पुष्टि भी करते हैं कि मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं होते, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं होते। तो इस प्रकार उनकी संकीर्ण मनोवृत्ति सामने आती है यहाँ पर इस एकांकी में। इसके अलावा शंकर पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका अपना कोई निर्णय नहीं है, अपना कोई फैसला नहीं है, अपनी कोई विचारधारा नहीं रखता है। वो दब्बू किस्म का है, डरपोक है, और जो उसके पिताजी कहते हैं यानी कि परजीवी है। वो पिताजी के कहे अनुसार, उन्हीं के अनुसार हाँ में हाँ मिलाने वाला लड़का है। और इसके अलावा चरित्र से भी हीन है। उसकी रीढ़ की, यानी कि अगर उसके व्यक्तित्व को देखा जाए तो उसकी रीढ़ की हड्डी में भी विकार है, बैकबोन, यानी कि वो ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता है, और इस प्रकार उसके व्यक्तित्व भी कोई प्रभावशाली नहीं है, दुष्चरित्र का व्यक्ति है। पढ़ा लिखा होकर भी इतने अहम फैसले में भी वो, उसका कोई अपना कोई किरदार इसमें वो नहीं है कि अपने फैसले वो अपनी राय दे सकें। और पढ़ा लिखा होकर भी कम पढ़ी लिखी पत्नी वो चाहता है। तो यह सब वो यानी कि पिताजी के कहे अनुसार ही कर रहा है। इसके अलावा इसमें है रतन, ये नौकर है, और नौकर ये इसका कार्य शैली जो है वो ढील ढोल भरी है, यानी कि काफ़ी धीरे धीरे काम करता है ये, और इसको सुनने में भी दिक्कत है। इसको कहा कुछ जाता है और ये करता कुछ है। तभी एकांकी के अंत में ये मक्खन लेकर पहुंचता है, यानी कि बीच में गया था और जब सारा काया पलट ही हो गया और उसके पश्चात इसका प्रवेश होता है। तो ये पात्र रहे हैं बेटा। इसके पश्चात हम आ जाते हैं शीर्षक की सार्थकता, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी शीर्षक
बिल्कुल सार्थक है। अब जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की का आधार स्तंभ है, मुख्य हड्डी होती है। इसी के आधार पर हमारी जो हम खड़े होते हैं, हमें सीधा रखती है और हमारे अंदर स्वावलंबी होने का भाव उत्पन्न होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी निखार आता है अगर रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी है। तो जैसे शरीर का ये मुख्य अंश है, मुख्य भाग है रीढ़ की हड्डी, यानी कि व्यक्तित्व में निखार लाने वाली है, और बिल्कुल वैसे ही समाज में लड़का और लड़की, एक स्वच्छ मानसिकता से युक्त लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी की तरह ही होते हैं, ताकि वो समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकें और अपना अहम योगदान दे सकें। क्योंकि युवा वर्ग ही समाज के भावी नागरिक हैं, उन्हीं की मानसिकता पर, उन्हीं की सोच पर भविष्य निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो शंकर की रीढ़ की हड्डी में विकार है, वह ठीक ढंग से खड़ा नहीं हो सकता है, चरित्रहीन भी है वह, और उसमें काफ़ी सारे अवगुण हैं उसके चरित्र में। तो इस प्रकार के युवक समाज को क्या दिशा प्रदान करेंगे? जो अपने फैसले, अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकते हैं, तो वो समाज को क्या देंगे? तो यहाँ पर लेखक का कहने का क्या तात्पर्य है कि लड़का और लड़की दोनों को ही समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा तो वो देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकेंगे और एक अच्छे नागरिक देश को मिल सकेंगे। तो इस पर ये हमारे पाठ की इस एकांके की रूपरेखा थी और अब आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।